हाय। इस वीडियो में हम मनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। तो आज हम मनी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर मनी होती क्या है। ठीक है, तो मनी इज एन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेप्टेड बाय जनरल पब्लिक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर शॉर्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो मनी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, एक कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, बस वो जनरल पब्लिक द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मोनेटा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉइन। तो जनरली हम मनी का मतलब क्या समझ सकते हैं, नोट्स प्लस कॉइन्स। और भी चीजें होती हैं, पर अभी के लिए हम नोट्स और कॉइन्स को मान के चलते हैं कि ये मनी है। ठीक है, जो हमारी करेंसीज है। तो देखते हैं कि मनी जो है वो कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, पहला जो इसका प्राइमरी फंक्शन है या मेन फंक्शन इसे बोलते हैं, वो है फर्स्ट जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मनी का, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। इसका मतलब कि ट्रांजेक्शन्स करते समय हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिससे ट्रांजेक्शन्स बड़ी इजीली, टाइम कम लगता है, एफर्ट कम लगता है और इजीली ट्रांजेक्शन्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो जिसके थ्रू करते हैं वो जो मीडियम है उसे हम मनी बोलते हैं। तो मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह जो है वो काम करता है। जैसे हम कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन को इजीली कौन बनाता है, लैंग्वेज होती है। ठीक है, या वर्बल नॉन वर्बल ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन को क्या करते हैं और ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो वैसे ही जो मनी है वो ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली और इजीली बना देता है। ठीक है, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ये काम करता है। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी mean that it can be used to make payment for all transaction of goods and services। ठीक है, मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मनी, ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्सचेंज प्रोसेस को ही अगर इजी नहीं बनाएगा तब ये मनी जो है वो तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम ही रहेंगी। तो मनी के आने पर बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो दूर हुई, इसीलिए ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इट अवॉइड्स द इनएफिशिएंसी ऑफ अ बार्टर सिस्टम सच एज इनएबिलिटी टू परमानेंटली इंश्योर कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो उसमें हमें डबल कोइंसिडेंस वांट्स की जरूरत पड़ती थी ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, पर मनी के आने पर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एमआरपी गिवन है गुड्स की, आप कभी भी जाकर किसी भी टाइम गुड्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जो है वो इजिली बना सकते हो। ठीक है, हैंडल कर सकते हो। तो यूज ऑफ मनी यानी कि मनी के आने पर ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज बिकम्स इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें पहले डिपेंडेंट होना पड़ता था सामने वाले पर कि क्या उसकी नीड्स भी वही हैं जो मेरी नीड्स हैं, क्या हमारी नीड्स जो है वो कोइंसिडेंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, इट एंड्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स परमानेंटली। और मनी के आने पर जब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाने लगा तो बार्टर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, इसको उसने परमानेंटली ही खत्म कर दिया। अगला जो फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मनी यूज एज ए कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हमें गुड्स की वैल्यू नहीं पता होती थी कि इस गुड्स के बदले हमें कितने केजी राइस और वीट जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू और डिनोमिनेशन नहीं था। पर अगर आप इस समय ब्रेड का एक पैकेट लेने जाते हैं तो उसमें साफ साफ प्राइस जो है वो मेंशन होती है कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, 20 रुपीज है या 25 रुपीज है। ठीक है, तो आप उतने रुपए की ही मनी या नोट जो है वो आप उसे दे सकते हो। तो कितना ईजी हो गया मनी के आने पर। तो ड्यू टू लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम में इसकी कमी होती थी, क्योंकि प्राइसेस नहीं होते थे, रिलेटिव प्राइस होते थे, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता था। एंड देयर वर मल्टीपल एक्सचेंज रेट, जो कि हमने डिस्कस किया था। एंड मनी के आने पर रिड्यूसेस द एक्सचेंज रेट रिलेटिवली, यानी कि उसके कंपैरिजन में मनी के आने पर एक्सचेंज रेट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है,
हमने देखा था 4 गुड्स अगर इकोनॉमी में ट्रेड हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो उसके 6 एक्सचेंज रेट हुआ करते थे, यानी कि रिलेटिव प्राइस हुआ करते थे। पर मनी के आने पर अगर 4 गुड्स हैं तो कितने एक्सचेंज रेट होंगे? 4 ही होंगे। ठीक है, तो हमें अब याद करने की जरूरत नहीं है, या याद करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी एज कम्पेयर टू इन द बार्टर सिस्टम। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम। अब वैल्यू पता चल गई कि कौन से गुड्स की क्या वैल्यू है, तो इसे रिकॉर्ड करना अब इजी हो गया, ताकि फ्यूचर की मतलब ट्रांजेक्शन्स को और ज्यादा इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे अकाउंटिंग जो सिस्टम है उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये एमर्ज करती है मनी के आने पर। ठीक है, तो अभी हमने प्राइमरी और मेन फंक्शन पढ़ा, जिसमें 2 फंक्शन पढ़े, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि यूनिट ऑफ अकाउंट। अब जो सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है, उसको देखते हैं हम। सेकेंडरी फंक्शन में जो फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का हमने बताया था, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन का पेमेंट प्रेजेंट में ना करके फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, जैसे हम उधार लेते हैं तो अभी पेमेंट ना करके हम फ्यूचर में करते हैं, तो वो डेफर्ड पेमेंट होती है। डेफर का मतलब होता है फ्यूचर में टाल देना उसकी पेमेंट को, ठीक है, उसके क्लेम को। ठीक है, तो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीजें जो फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि हम मनी को ही करेंगे। क्योंकि हम लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम गुड्स में देते हैं कि 5 साल बाद हमने गुड्स में लिया, उसके बाद फिर मतलब अभी गुड्स हमने लिया आपसे उधार, उसके बाद फिर 5 साल बाद 1 साल बाद जो है हम गुड्स में ही देंगे। तो ये बहुत कम होता है जैसे शादियों में अगर दहेज देखा जाए तो लोग जो है इंडियन सिस्टम में अभी भी दहेज प्रथा है, डाउरी सिस्टम, और ये अभी भी डाउरी जो है वो एक्सेप्ट की जाती है गुड्स में। तो अगर आप किसी को गुड्स में दे रहे हो तो सामने वाला भी फ्यूचर में जो है वो गुड्स में ही पेमेंट करता है आपको। जब आपके घर में कोई शादी होगी तो वो भी गुड्स में ही देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डेफर्ड पेमेंट है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ठीक है, पर मनी के आने पर ज्यादातर जो डिफरेंट पेमेंट्स हैं जो फ्यूचर में की जाती हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, सो मनी एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि उधार देना और उधार लेना प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में एग्जैक्ट क्वालिटी के गुड्स देना, एग्जैक्ट वैल्यू के गुड्स देना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको एसी या फ्रीज दी तो जो वैल्यू अभी थी, क्या वो 5 साल बाद भी वही फ्रीज और एसी की वैल्यू रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फायदा किसको होगा? जो चीज जो है, जो बंदा जो है फ्यूचर में एक्सेप्ट कर रहा है। नुकसान किसको होगा? ये होगा। पर अगर हम मनी में पैसा देते हैं तब ये एक अच्छा एक पेमेंट मेथड जो है वो माना जाता है। ठीक है, सो मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑपरेशंस। इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उधार लेना और देना आसान हो गया, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एमर्ज हुए इकोनॉमी में। ठीक है, एंड दिस फंक्शन मेक्स डेफर्ड पेमेंट इजी विच इनहेंसेस द क्रेडिट बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि अब उधार में खरीदना, उधार में बेचना, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये ट्रांजेक्शन जो है, ये भी लोगों ने इनकरेज किया और लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अपनी सेल्स और अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मनी के आने पर। लास्ट जो पॉइंट है सेकेंडरी जो फंक्शन है मनी का, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। यानी कि हम इसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर यानी कि प्रेजेंट में है और हमें अगर फ्यूचर में यूज करना है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्टोर करके। ठीक है, अगर हम उसे स्टोर कर लेंगे तो वैल्यू रहेगी और हम फ्यूचर में उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती थी, हमने देखा था कि अगर हम गेहूं, चावल, ये सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं तो ये पेरिसेबल नेचर टाइप्स के गुड्स होते हैं जो जल्दी बेकार हो जाते हैं। ये बारिश हुई तो सड़ गया, चूहे ने काट दिया, ठीक है, या फिर आग लग गई, बेकार हो गई। या आप अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी अगर आप लगाते हो तो इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वैल्यू को स्टोर करना। पर मनी के आने पर ये प्रॉब्लम जो है ये भी दूर हो गई,
क्योंकि अभी इसकी स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई एंड कन्वीनियंट हो गई, ठीक है। सो स्टोरेज ऑफ मनी बिकम्स इजी एंड कन्वीनियंट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट और रिस्कियर इन बार्टर सिस्टम, कि चोरी हो जाना, बार्टर सिस्टम में चोरी हो जाया करता था। अब क्या हुआ कि आप बैंक में पैसा रख दोगे तो ये जो रिस्क है चोरी होने का, ये भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है वो कब आया, स्टोर ऑफ वैल्यू का मनी के आने के बाद, ठीक है। तो मनी के ये फायदे हैं, हम फायदे देख रहे हैं कि मनी कैसे वर्क करती है, ठीक है। एंड दिस लेड टू इमरजेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, और मनी के आने पर जो बैंकिंग सिस्टम है वो एमर्ज हुआ, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग में क्या करते हैं, हम पैसे को सिक्योर करते हैं और फिर मतलब उसे फ्यूचर यूज के लिए बनाते हैं, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो या 30 साल हो। अगर आप बैंक में पैसा डालते हो तो वो पैसा जो है उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर भी बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो वैल्यू थी, अगर हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स अभी स्टोर कर रहे हैं तो फ्यूचर में वही अच्छी क्वालिटी के गुड्स ही हम मतलब यूज में आएंगे। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है स्टोर ऑफ वैल्यू मनी के आने पर, कि मनी मस्ट आल्सो रिमेन द स्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। पर ऐसा नहीं होता है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो वैरी करती है, ठीक है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हो और 20 साल बाद उतना पैसा उतनी वैल्यू का नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 1 लाख रखते हो तो 20 साल या 10 साल बाद उतनी वैल्यू का पैसा जो है वो उतना नहीं रहेगा, वो 1 लाख से कम की वैल्यू का हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। और कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं मनी के, कि इन सभी फंक्शंस को होने के लिए, फुलफिल करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मनी में, ठीक है। मनी के फीचर्स होने चाहिए। पहला है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि मनी शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड बाय पब्लिक। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने मनी बनाई और वो लोग जो हैं वो ट्रांजेक्शन करते समय यूज नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं इसे नहीं लूंगा, मुझे किसी और में चीज में चाहिए। अगर आप 100 का नोट दे दो तो सामने वाला बंदा मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी बाय जनरल पब्लिक जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए पब्लिक द्वारा। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स एबल टू विदस्टैंड रिपीटेड यूज, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो समय के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो, इसकी क्वालिटी जो है वो डिटरेटेड होती रहे, ठीक है। हम कितनी भी बार यूज करें उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट नहीं करनी चाहिए। इस जैसे होता है कि आप नोट यूज करोगे तो वो जल्दी फट जाते हैं या थोड़े ढीले हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने किसी को मनी एज ए मनी टाइटल दिया है कि एज ए मनी के रूप में ये काम करेगा ये पीस ऑफ पेपर, तो इसका मतलब उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार इधर उधर पानी में चला गया तो वो फट गया, गल गया, ये सारी चीजें, तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए मनी में। थर्ड जो फीचर्स है उसका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स डिविजिबल टू स्मॉल डिनोमिनेशन। स्मॉल डिनोमिनेशन यानी कि छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में भी मनी जो है वो होनी चाहिए, ताकि हम बड़ी ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुल बना सकें, साथ साथ छोटी ट्रांजेक्शन्स को लेकर, ठीक है। अब जैसे आपने 100 का नोट दिया और आपने 2 रुपए का सामान लिया, तो यहाँ अगर छोटी डिनोमिनेशंस के सिक्के और नोट्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब आप 2 रुपए का सामान नहीं ले सकते 100 रुपए के नोट से। तो ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुल और स्मूथ बनाने के लिए स्मॉल डिनोमिनेशन के भी जो मनी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, जिससे चेंज है वो अवेलेबल हो मार्केट में, ठीक है। तभी छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स बनाए जाते हैं और बड़ी डिनोमिनेशंस के नोट्स होते हैं, ठीक है, ताकि इजिली चेंज जो है वो अवेलेबल हो सके और सारी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट किया जा सके। फोर्थ जो इसके फीचर्स हैं वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स इट्स सप्लाई इन सर्कुलेशन मस्ट बी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी चीज को मनी बना दिया जो पूरे मार्केट में ही सबके पास है, यानी कि उसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट्स है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो मनी जो है वो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में इकोनॉमी में सर्कुलेट करता रहना चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू कम और ज्यादा होने पर इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्टेड होती है, ठीक है। और इसको देखता कौन है कि मनी सप्लाई कम या ज्यादा होनी चाहिए? आरबीआई इसे
सुपरवाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पोर्टेबिलिटी, यानी कि मनी को इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी किया जा सके और लेके जाया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप सब्जी लेने जा रहे हो तो पीछे एक आपने आदमी रख रखा है कि अटैची भर वो नोट जो है वो लेके जा रहा है और आपको सब्जी खरीदनी है या कार खरीदनी है, ठीक है। तो मनी जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ी डिनोमिनेशन का होना चाहिए और इजीली कैरी किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इजीली डिफरेंशिएबल एंड यूनिफॉर्म नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड ना हो, लो क्वालिटी के हों, या 100 का नोट इधर अलग दिख रहा है तो दूसरे का स्टेट में जाए तो अलग दिख रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, ठीक है। कॉग्निजेबिलिटी, इसका मतलब होता है इट्स वैल्यू मस्ट बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो हमने इस वीडियो में फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फंक्शन पढ़े हमने, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखा और डिटेल में डिस्कस किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन। और दूसरा जो था हमारा वो स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, सॉरी मेजर ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये सेकंड प्राइमरी फंक्शन था। उसके बाद फिर हमने सेकेंडरी फंक्शन देखा। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट था और स्टोर ऑफ वैल्यू था, ठीक है। फिर हमने इसके फीचर्स डिस्कस किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।